नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके आप लोग बताएं। और देखिए, आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर कुछ डाउट्स है, तो सारे डाउट्स जो है हम भी चाहते हैं कि एक बार हम आपसे लाइव रूबरू हों। और उसमें क्या है कि जितने भी आप लोग के डाउट्स हैं, जैसे कुछ समस्या है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर जिस प्रश्न को नहीं आएगा उसको कैसे करेंगे। पेन को लेकर के कुछ बच्चों का डाउट्स है, पेज को लेकर के डाउट्स है। तो ठीक है, परीक्षा के पहले ये सब चीजें आप लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो इसीलिए इतने डाउट्स हो भी रहे हैं। तो वो स्वाभाविक सी बात है, होना चाहिए। और आप लोग का शिक्षक होने के नाते, या जो भी आप मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, जैसे भी है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आप लोग चूंकि हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो हम आपके उन समस्याओं को सॉल्व करें। कुछ बच्चे पेन को लेकर के उनको समझता है कि सर कौन सा पेन कैसे, तो उसको मैंने पीछे बताया। लेकिन एक वीडियो मेरा ये मानना है कि डाउट सेशन को लेकर के ही करते हैं। और आप लोग जो है टाइम बताएं, किस टाइम में कब। बस उसका समय जो है वो शाम को 5 बजे या 5 बजे के बाद करिएगा। कारण ये है कि उसके पहले हम ऑफिस में रहते हैं, तो उसके पहले संभव नहीं है कि हम आकर के समृद्धि के स्टूडियो से आप लोगों को एड्रेस कर सकें। तो ऐसे में आप लोग टाइम बताइएगा और हम उसी समय लाइव आकर के, और आप लोग भी जुड़िएगा। ये नहीं है कि आप लोग टाइम बता दिए, हम आए, और उसके बाद फिर आप लोग किसी कारण से बिजी हो गए, तो फिर उससे रिदम नहीं बनता है। तो ऐसे में आप लोग जुड़िएगा, जितने भी आपकी समस्याएं हैं वो सब सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, और उसके निराकरण की दिशा में प्रयास किया जाएगा। चलिए, प्रश्न हमारा बहुत ही रोचक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और सल्तनत काल के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे विद्वान शासक के ऊपर प्रश्न है। मतलब ये ऐसा प्रश्न है कि यूपीएससी वाले बच्चे भी इस प्रश्न को करते हैं परीक्षा में। यूपी पीसीएस वालों में तो पूछा ही पूछा जाता है, साथ ही साथ जीआईसी, जीडीसी, एलटी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्सनालिटी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के आप लोग जो है उसका केवल एक पक्ष जानते होंगे वर्तमान में, भाई उसको लेकर के कह रहे तुगलकी फरमान, कि मतलब कि उसकी सारी जो नीतियां थी, सारे फरमान थे, वो गलत ही होते थे। लेकिन अभी आपका वो मिथक टूटेगा और आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ बात तो थी इसमें, कि वर्तमान में इतने सालों बाद भी हम आप इसको पढ़ रहे हैं। तो बस 15 मिनट बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण कीजिए, उसकी असफलता के कारणों पर क्या है, तो प्रकाश डालना है। 12 अंक का ये आपका प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जीआईसी के लिए है, जिसमें हम हिस्ट्री और सिविक्स करा रहे हैं। तो आप लोग जो है अभी तक ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करें। ये यूपी पीसीएस को लेकर के है, जो हमारा वर्ष भर चलता रहता है बैच। तो पेपर 5 से बैच रनिंग में है, आप जुड़ सकते हैं। और फिर टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे जिनका रिजल्ट खराब हुआ है, या जो नए बच्चे हैं, वो हमारे टीजीटी पीजीटी के सफलता बैच से जो है वो जुड़ सकते हैं, मतलब इसमें नामांकन कराएं आप। चलिए, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण कीजिए, उसकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ क्या है कि तुगलक की जो नीतियां और योजनाएं थी, उसका विश्लेषण करना, और ये नीतियां योजनाएं क्यों असफल हुई, तो उसको भी बताते हुए आपको जो है एक निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले आप लोग के मन में आता है कि सर भूमिका कैसे लिखें। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, भाई उसी की नीतियों और विफलताओं, उसकी नीतियों और उसकी नीतियों की विफलताओं पे प्रश्न है। तो आपको तो यही तो आधार बनाना है भूमिका के तहत। तो थोड़ा सा आप एमबीटी का परिचय दे दीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे हम शार्ट में यम बीटी कहेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो एमबीटी जो है दिल्ली सल्तनत का अत्यंत प्रतिभाशाली, विद्वान, परंतु विरोधाभासी शासक था। मतलब आप अपने परिचय में, एमबीटी के परिचय में क्या कर रहे हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतिभाशाली और विद्वान शासक था। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य शासक था, लेकिन विरोधाभासी था। शासक माना जाता है, उसे अक्सर विद्वान मूर्ख कहा जाता है। मतलब लोग कहते नहीं कि पढ़ा लिखा मूर्ख है ये, तो वही है।
जैसे कभी हमारे पिताजी ही जब हमको हमारे ऊपर गुस्साते हैं, पापा हमारे, तो क्या कहते हैं कि यार तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। तो फादर है, उनका उनका राइट्स है, और अभी भी डांटते झिड़कते रहते हैं। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है हमारे प्रति कि वो ऐसा करते हैं। तो वही चीजें हैं कि मतलब कि इसके लिए भी कहा जाता है कि क्या है कि आप जो है ये एमबीटी जो है वो पढ़ा लिखा मूर्ख था, मतलब विद्वान मूर्ख था, या अभागा आदर्शवादी था। कि मतलब इसके लिए दो टर्म है, या तो पढ़ा लिखा मूर्ख था या अभागा आदर्शवादी था। मतलब कि इसकी जो योजनाएं थी वो बहुत ही शानदार थी, लेकिन वो आदर्श रूप में थी। यथार्थ में क्या थे कि जितनी भी योजनाएं हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। कैसे फ्लॉप होती है मैं एक एक करके चर्चा करूंगा आपसे। अभागा आदर्शवादी कहा जाता है बर्नी के अनुसार, मतलब एक हिस्टोरियन होते जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी के अनुसार उसकी योजनाएं उच्च बुद्धि से प्रेरित थी, मतलब वो जो भी योजनाएं बनाता था उसके पीछे उसका बहुत शार्प ब्रेन होता था, मतलब उसकी उच्च बुद्धि होती थी, किंतु व्यवहारिकता के अभाव में विफल रहती थी। तो योजनाएं, बर्नी क्या कर रहा है कि उसकी जो योजनाएं हैं उच्च बुद्धि से प्रेरित होती थी, लेकिन उसमें व्यवहारिकता नहीं था, मतलब उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने वाली जो प्रक्रिया थी, या सोच भले दूरदर्शी हो, लेकिन उस सोच को सफलीभूत करने का जो रास्ता है, जो वे है, वो जो है वो बहुत ही ज्यादा असरकारक नहीं था, और इसीलिए जो है इसकी सारी योजनाएं एक एक करके विफल होती हैं। तो आपने एमबीटी का थोड़ा सा परिचय दिया, बर्नी को भी कोट कर दिया, और ऐसे ही आपको परीक्षा में अपने इसी अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख नीतियां एवं योजनाएं। भाई जब तक आप उनकी नीतियां और योजनाओं को नहीं जानेंगे तो फिर विफलता को कैसे समझेंगे। तो देखिए कि सबसे पहली नीति क्या करता है, तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब मतलब जो गंगा यमुना का दोआब। देखिए दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों, मतलब आब माने पानी, मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या है, वही दोआब होता है। और चूंकि नदियों के बीच का क्षेत्र कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, वहां मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि वृद्धि करता है। तो मन में तो सही लग रहा है कि भाई वहां जब ज्यादा अन्न उपज रहा है तो राज्य का तो दायित्व बनता है, या कर्तव्य भी है उसका, अधिकार भी है उसका, कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व ले, ताकि वो क्या करे, अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सके, बढ़िया सेना रख सके। तो इसमें बुराई तो नहीं है भाई, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, सारे शासक करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले अलाउद्दीन खिलजी, वो तो 55% तक जो है टैक्स वसूलता है इन्हीं क्षेत्रों से, दोआब के क्षेत्रों से। तो क्या करता है कि गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र में कर क्या है, ये भी क्या करता है 50 से 55% तक बढ़ा देता है। और इस कर को बढ़ाने के पीछे का इसका उद्देश्य क्या रहता है कि अपनी विशाल सेना और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए क्या करना, तो धन जुटाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, चूंकि राजतंत्र था और राजा ही जो है वो शक्ति का केंद्र होता था, और राजा की शक्ति के सहायक तत्व कौन थे, उसकी सब सेना। तो अगर सेना कमजोर होगी तो राजा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, दूसरा प्रतिद्वंदी आके मार के चला जाएगा। तो राजतंत्र में सबसे ज्यादा जो खर्चा होने वाला क्षेत्र था वो सैन्य क्षेत्र था। तो एमबीटी को लगा, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि चूंकि हमको बड़ी सेना रखनी है, क्योंकि आंतरिक विद्रोह को दबाना है। फिर वाह कुछ अभियान भी उसके मन में चल रहा था, जैसे चाहे कराची का अभियान हो, खुरासान का अभियान हो। तो ऐसे में बड़ी सेना रखनी है, उन अभियानों पे धन खर्चा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोआब में कर वृद्धि कर देते हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जब कर बढ़ाया गया, मतलब अब सोचिए कि ऐसा नहीं कि 50 से 55% तक कर जो है वो अनैतिक था, सल्तनत काल में लिया गया है, उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़िया से वसूला था, लेकिन समय टाइमिंग की गड़बड़ी थी। टाइमिंग कैसे कि जब कर बढ़ाया गया तो उस समय वहां क्या था, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अतः जब अधिकारी कठोरता से कर वसूलने का प्रयास किए तो कृषकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। भाई जब आपके पास रहेगा ही नहीं, आप अकालग्रस्त हैं, आप भूखे मरने की स्थिति में हैं, और आपसे जबरन टैक्स वसूला जाएगा तो कहाँ से ला के देंगे। तो फिर एक ही रास्ता होगा कि आप विद्रोह करेंगे, और विद्रोह हो गया। तो ऐसे में जब एमईटी को पता चला, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, तो क्या करता है कि अपने इस नीति को जो है वापस ले लेता है। तो न तो इसको राजस्व की प्राप्ति हुई, और दूसरी चीज नुकसान उल्टे हो गया। कैसे कि जो कृषक लोग थे वो इससे असंतुष्ट हो गए।
फिर राजधानी परिवर्तन की बात करता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है, दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि दौलताबाद कहाँ है, वर्तमान में दौलताबाद कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी या पीसीएस के बच्चे होंगे उनको कमेंट करना अनिवार्य है। उद्देश्य क्या था कि दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए। सोचिए कि कितना दूरदर्शी था कि ये सोच रहा था कि अगर एक पावर सेंटर जो है हम दौलताबाद में बना लें तो उससे क्या होगा कि जो भाई यहाँ अगर हम बैठे हुए हैं, ये अगर ये दिल्ली मान लीजिए, तो दिल्ली है, तो अगर यहाँ ला करके हम एक और सेंटर बना ले तो यहाँ से क्या है कि पूरे दक्षिण तक हम जो है एक प्रभाव मिला सकेंगे। तो उद्देश्य तो ठीक था कि पूरे भारत के एकीकरण का प्रयास कर रहा था, जो बाद में आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में ही संभव हो पाया, क्योंकि जिसने भी प्रयास किया वो विफल हुआ। औरंगजेब की तो शहादत हो गई दक्षिण में उलझ करके। और तो ये भी यही नीति अपनाता कि यहाँ जो है एक सेंटर बनाते हैं और इस सेंटर के माध्यम से हम क्या करेंगे कि दक्षिण की चीजों को जो है वो नियंत्रित करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि ये जो योजना चलाई गई वो भीषण गर्मी के समय में चलाई गई थी, और असुविधा के कारण रास्ते में ही बहुत से लोग क्या किए तो मर गए। भाई इतनी भी, एक तो सबसे पहली चीज तो कोई भी अपना जो घर है, क्षेत्र है, जमीन है, छोड़ के जाना नहीं चाहता। आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं तो जनता तो वैसे भी रुष्ट थी। उसके बाद इतनी भीषण गर्मी में आपको सनक सवार हो गई दौलताबाद भेजने की, तो आधी जनता तो मन से दुखी थी ही, उत्साह था ही नहीं, और गर्मी से डेथ कर गई। जब इसको लगा कि अरे यार ये तो गलती हो गया, तो फिर ये वापस लेता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका इसमें ये तो जनता के प्रति अविश्वास की भावना आई, और दूसरी भावना क्या आई, भाई इसका नुकसान हुआ। तो जब गलती का एहसास हुआ तब तक व्यापक जनधन की क्या है तो हानि हो चुकी थी। मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या होगा। मतलब भाई जब आपकी जनता मर गई, आपका धन बहुत ज्यादा खर्च, भाई आप यहाँ राजधानी बनाए दौलताबाद में, तो राजधानी बनाने में मामूली खर्चा होता है, और आप जिसको भेज रहे हैं उसको को भी रहने की वहां व्यवस्था करेंगे, उसके रोजगार की व्यवस्था की होंगे, तभी आप भेज रहे थे। तो इतना बड़ा आधारभूत संरचना का आपने निर्माण कर दिया, और जब वहां लोगों को भेजने की बारी है तो टाइमिंग ही आपने गलत चुना। तो ऐसे में ये भी विड्रा करना पड़ा इनको, और यहाँ भी जनधन की व्यापक हानि हुई। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। उद्देश्य क्या था कि चांदी की कमी को पूरा करना, क्योंकि जो करेंसी थी, जो टंका था, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया नहीं गया था चांदी का टंका, तो वो सर्वमान्य मुद्रा थी। लेकिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चांदी की कमी हो गई। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि भाई चांदी पे निर्भर ही क्यों रहा जाए। और सोचिए कितनी दूरदर्शी सोच थी, इसमें इसकी दूरदर्शिता दिख रही है। तो ये क्या करता है कि तांबे के मतलब जो है वो टोकन करेंसी को लागू करने का प्रयास करता है कि भाई चांदी पे निर्भर ही नहीं रहना है। भाई जब जो चीज हमारे पास नहीं है तो उस पर हम क्यों ध्यान दें। और तांबा भारत के पास हमेशा रहा। लेकिन हुआ क्या कि उस पर नियंत्रण ठीक से कर नहीं सका ये। और कहा जाता है कि बर्नी का लिखता है अपनी पुस्तक में कि एमबीटी के समय में हर घर क्या हो गई थी तो टकसाल बन गई थी, कि लोग तांबा गलाते थे और सिक्का बना लेते थे, और उस सिक्के से भाई अब जब हर घर टकसाल हो जाएगी, तो आप सोचिए कि जब हर घर टकसाल हो गई तो मुद्रा ज्यादा आ गया, मुद्रा ज्यादा आ गया तो लोग लेकर के बाजार पहुंच गए सामान खरीदने के लिए। अभी सोचिए कि भारत के सब लोग अपने घर में ही पैसा बनाने लगे, तो आप जो भी जिसकी ख्वाहिश रहेगी उस हिसाब से पैसा बना डालेगा और पहुंच जाएगा खरीदने। प्रोडक्ट ही कम पड़ गए। भाई सबकी आवश्यकताएं तो असीमित हैं, बस पैसा नहीं है तो लोगों की आवश्यकताएं दबी हुई हैं। पैसा आ गया टकसाल जब घर में ही है, तो ऐसे में जब बाजार गए तो बाजार में हाहाकार मच गया। मतलब मांग और आपूर्ति का जो संतुलन होता है इकोनॉमी में, वो क्या हो गया, वही खत्म हो गया। और फिर जब इसको लगा कि अरे यार ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये वापस लेता है। लेकिन वापस किस शर्त पे लेता है, जितने भी जाली मुद्राएं मार्केट में तैर रही थी उन सबों को क्या किया कि उन सबों को हटाया, और उसकी जगह क्या लिया कि मतलब आप जनता है, आपने 1,000 तांबे का तांबे की मुद्रा बना के रखी, फिर आपको 1,000 तांबे
कि मुद्रा के बदले 1000 चांदी की मुद्रा दी गई। तो सोचिए कि कितना आप लाभ वाली स्थिति में रहे और सरकार या राजकोष को कितना नुकसान हुआ होगा। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि सरकार ने सिक्के ढालने पर एकाधिकार नहीं रखा, हर घर टकसाल बन गया। एमबीडी की इस नीति को वापस लेना पड़ा, मतलब एमबीडी को इस नीति को भी जो है क्या किया, तो वापस लिया। फिर तो राजधानी परिवर्तन आपने देख लिया, सांकेतिक मुद्रा देख लिया, और पीछे दो आप में कर वृद्धि। तो 3 योजनाएं तो देखा कि भाई दूरदर्शी थी लेकिन विफल रही। फिर कृषि में सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए कि सल्तनत काल में पहला महत्वपूर्ण ये सुल्तान था कि इसने कृषि के सुधार के लिए एक अलग विभाग ही बनाया था, और विभाग का नाम क्या था, दीवाने अमीर कोही। तो एक अच्छा पहल था, और सही बात है, क्योंकि भाई राज्य का राजस्व या राज्य का अश्व राजस्व होता है, मतलब राज रूपी जो रथ है, इसको घोड़ने इसे खींचने वाला घोड़ा कौन है, राजस्व। और राजस्व की प्राप्ति का वर्तमान में आप देख रहे होंगे ना कि उद्योगों से भी राजस्व आ रहा है, और सबसे ज्यादा राजस्व सेवा क्षेत्र से आ रहा है। लेकिन एक समय ये स्थिति थी कि सबसे ज्यादा राजस्व जो है एग्रीकल्चर था। जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, तो एग्रीकल्चर ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन था। और इसने क्या किया कि भाई एग्रीकल्चर में ऐसी जो जमीन है, जो खाली पड़ी जमीन है, बंजर जमीन है, उन्हें जो है उपजाऊ बनाने के लिए तमाम तरीके से ऋण दिया, प्रयास किया, और मॉडल कृषि फार्मिंग की शुरुआत की कि भाई कुछ एकड़ में ऐसे मॉडल कृषि फॉर्म बनाए गए कि लोग उसका अनुकरण करें, उस हिसाब से जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करें, ताकि लोगों की भी स्थिति बेहतर हो और राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति हो। लेकिन होता क्या है कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर को ही स्थापित किया, जो सीधे किसानों को ऋण और उन्नत बीज देती थी। यह एक दूरदर्शी योजना थी, किंतु क्या हुआ, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जो है यह योजना असफल रही। मतलब यहाँ बर्नी कहता है कि 1,70,000 टन का खर्च करने के बाद भी एक कट्ठे की भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं बना पाए। मतलब इतना धन खर्चा हुआ और उसका रिजल्ट एकदम 0/सन्नाटा रहा, कोई रिजल्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? एक तो अधिकारियों का भ्रष्टाचार, मतलब ये आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा है भ्रष्टाचार वाली प्रवृत्ति, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे ऐसे भूमियों का चुनाव किया गया दीवाने अमीर कोही के द्वारा कि जो इतनी बंजर थी कि वहां आप सर पटक के रह जाइए, वहां कुछ प्रोडक्शन होना ही नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत सरकारी प्रयास किए गए तो वो सब पानी में डूब गए। और उसके बाद उसमें एक जो सबसे बड़ी सीमा थी कि इसमें 3 वर्ष का वो दे दिया गया था कि भाई ये जो योजना है कृषि के उन्नतीकरण का, ये 3 वर्ष तक हम इसको देखेंगे। अब कृषि जैसा आपको सुधार करना है तो 3 वर्ष में क्या निकल करके आएगा, वो भी तब जब आपकी कृषि जो है क्या है, मानसून पे आधारित है। आज भी हमारी कृषि भाई एल नीनो इफेक्ट आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, सरकार परेशान है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। और तब तो और ज्यादा सिंचाई के साधन नहीं थे, और ऐसे में आप इतना कम समय दे रहे हैं, 3 महीने में 3 साल में सारी क्या परिवर्तन हो जाएगा एग्रीकल्चर में। कम से कम यहाँ 15 साल का समय देते देखते तो चीजें निकल के आती, इसका रिजल्ट आता। तो समय भी यहाँ कम दिया गया था, केवल 3 साल का। फिर आप देखेंगे कि खुरासान एवं कराची अभियान करता है, मतलब योजना बनाता है। और इसमें क्या है कि खुरासान जो अभियान है एक तरीके से मध्य एशियाई राजनीति में जो हस्तक्षेप करना चाह रहा था, और इसकी भूमिका थी इससे कि खुरासान पे जब चूंकि नियंत्रण हो जाएगा तो हमारी जो है सीमा की बाउंड्री वो सुरक्षित हो जाएगी और हमको जो है वित्त की प्राप्ति होगी। ऐसे में क्या करता है कि एक बड़ी सेना तैयार करता है और 3,70,000 उसमें मुद्राएं भी खर्चा करता है, लेकिन उसका भी कोई प्रतिफल नहीं होता, क्योंकि ये योजना जो है इसमें 3 पार्टनर होते हैं और आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, और ये पूरे प्रयास करके आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि वहां से सहयोगी नहीं मिलता है, और ये योजना धरी की धरी रह जाती है। इसी तरीके से जो कराची अभियान है, मतलब जो उत्तराखंड में एक भूभाग है, और इसके द्वारा ये इनका प्रयास था कि भाई तिब्बत वाले क्षेत्र को थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए और व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास था। लेकिन ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में मौसम की समझ नहीं होने के कारण यहाँ भी इनकी सेना जो है वो भारी नुकसान उठाती है। तो वही आप बता रहे हैं कि इन दोनों अभियानों का उद्देश्य क्या था, तो विश्व विजेता बनना। भाई महत्वाकांक्षा ठीक थी कि भाई व्यापार वाणिज्य बढ़िया होगा, हमारी बाउंड्री सुरक्षित होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे।
मतलब सोचिए, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि खुरासान अभियान में एक पार्टनर मिस्र था, एक पार्टनर ईरान था। तो सोचिए कि कितनी बड़ी शक्तियों के साथ गठजोड़ करता है, लेकिन विफल होता है। तो उद्देश्य तो इसका था कि विश्व विजेता बनना, जिसके लिए उसने एक बड़ी सेना को अग्रिम वेतन भी दिया। लेकिन परिणाम क्या निकला कि इन अभियानों में सेना को प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक दुर्गमता, रसद की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ, और ये सभी योजनाएं क्या हुई, तो असफल हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि जो पांचों की पांचों योजनाएं हैं, किसकी हैं? अमीर खुसरो की, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक की। आप यहाँ अंदाजा लगाइए कि ये अपने समय से कितनी प्रगतिशील योजनाएं थी। योजनाओं में तो कोई कमी नहीं थी भाई, एग्रीकल्चर के लिए प्रयास कर रहा है, कर वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए प्रयास है कि भाई हम जो है अपनी सेना मजबूत करेंगे, हर शासक कर रहा था। फिर इसके बाद कराची और खुरासान का अभियान करता है। चांदी पे जो चूंकि हमारे यहाँ चांदी का प्रोडक्शन नहीं होता था, हम उसको आयात करते थे, तो उस पे निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक मुद्रा की व्यवस्था करता है। लेकिन वही है कि राजधानी परिवर्तन करता है, मतलब दक्षिण तक को नियंत्रित करने का वो प्रयास करता है। तो उद्देश्य तो सब टॉप क्लास के थे, लेकिन क्रियान्वयन पक्ष इतना कमजोर था, इतना लचर था कि सब जो है वो तबाह हो गया। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि पढ़ा लिखा मूर्ख या अभागा आदर्शवादी। इन नीतियों की असफलता के कारण क्या थे? तो इन योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अव्यावहारिक क्रियान्वयन था। आपने देखा है कि भाई, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे वो कराची खुरासान अभियान हो, या दुआ में कर वृद्धि। भाई आप यही कर वृद्धि जो है अकाल खत्म हो जाता उसके बाद कर लेते, कोई जरूरत था? और वैसे भी जब अकालग्रस्त किसान है तो कहाँ से इस तरीके का टैक्स वो दे पाएंगे? फिर इसकी जो एक चरित्र में एक दुर्बलता थी, विद्वान तो था लेकिन अधीरता और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता था। मतलब शासक को थोड़ा तो धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। वो जो निर्णय लेगा उससे वो नहीं, पूरी जनता प्रभावित होगी। तो ऐसे में उसको धैर्यवान होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। यहाँ क्या है कि अधीरता और जल्दबाजी इसका एक प्रमुख कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक में धैर्य की कमी थी। जब योजना का तुरंत परिणाम नहीं निकलता था तो क्या कर देता था, उसे बंद कर देता था। जैसे अमीर कोही वाले में, ठीक है, उसकी चीजें असफल हुई, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि भाई कमियां ये हैं, भाई उन अधिकारियों को हटा देते और ऐसी भूमिका चुनाव करते कि जहां सफलता की संभावना होती, तो शायद ये चीजें बहुत बेहतरीन होती और आने वाले वर्षों में इसका रिजल्ट मिल जाता। लेकिन क्या किया कि 3 साल की डेडलाइन तय किया, वहां उसको सफलता नहीं मिली, कहा कि बस वापस लो। तो ये चीजें हैं। फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय कुप्रबंधन, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा जैसे प्रयोगों ने शाही खजाने को क्या कर दिया, तो खाली कर दिया, और आर्थिक क्या कर दी, तो अराजकता को पैदा कर दिया। भाई आप एक के बाद एक योजनाएं आपकी सब विफल हो रही हैं, तो ऐसे में बोझ किसके ऊपर पड़ रहा? तो सरकारी जो खजाना है। और जब सरकारी खजाना ही खाली होगा तो न तो आपकी नौकरशाही बेहतर काम कर पाएगी, न तो आप बढ़िया सेना रख सकते हैं। तो ऐसे में पूरा जो इसको विरासत में मिला था, अपने फादर की जो विरासत मिली थी, तो उसको भी ये मेंटेन नहीं रख सका। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि जो इसका सक्सेसर आता है एफएसटी, मतलब फिरोज शाह तुगलक, तो उन उसके द्वारा एमबीटी की बहुत सी नीतियों को त्याग दिया जाता है। और वो बड़ा रक्षात्मक मतलब शासन चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास इतने वित्त नहीं है, इतने राजस्व नहीं है, या इतने सैन्य संसाधन नहीं है कि हम कोई आक्रामक कदम उठाएं। तो अधिकारियों का असहयोग और भ्रष्टाचार, तो यहाँ तो है ही है कि अगर शासक, ये वर्तमान समय में भी है कि यदि शासक जो है वो जागरूक नहीं है, तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो तो उसको बेच खाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है। फिर जनता का अविश्वास, कठोर दंड और लगातार बदलती नीतियों के कारण जनता का सुल्तान से क्या हुआ, तो विश्वास ही उठ गया। मतलब जनता को ये लगने लगा कि इसकी कोई नीति जो है वो सफल नहीं होगी, केवल सारी चीजें ये कहता है, और चूंकि धैर्य की कमी है, वित्त इसके पास है नहीं, तो ये सब फ्लॉफी होनी। तो जनता में भी ये विश्वास खो बैठा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। मतलब जनता इसके शासन को लेकर के खूब विद्रोह करने लगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक उच्च आदर्शवादी और दूरदर्शी शासक था। तो दूरदर्शिता में तो कोई संशय नहीं है, मतलब निष्कर्ष में जो आप दे रहे हैं।
उसकी नीतियां अपने समय से आगे की थी, मतलब जो वो सोचता था वो लोग कहते हैं उसकी कि वो 100 साल आगे की सोचता था। लेकिन ये भी एक मतलब सीमा भी है। यदि आप 100 साल आगे का सोच रहे हैं और 100 साल आगे तक की चीजों को करने की क्षमता नहीं है, सोचना और क्षमता दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भाई आप सोचिए, आप क्षमता डेवलप करिए, कर ले जाइए, तब तो आप युग पुरुष बन जाएंगे। लेकिन एमबीटी के साथ यही सीमा रही कि वो सोच ही बढ़ रहा था, क्रियान्वयन पक्ष बहुत कमजोर था, तो इसलिए वो जो है मतलब अपने शासन तंत्र को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है अपनी नीतियों के कारण। किंतु उसमें व्यवहारिक बुद्धि और चरणबद्ध क्रियान्वयन का अभाव था। उसकी विफलता यह सिद्ध करती है कि नीति की सफलता केवल विचार पर नहीं है। मतलब वही है कि भाई यदि आप मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, आप पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं, आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ आपको जो है सोच के स्तर पे तो मजबूत होना ही होगा, साथ ही साथ धैर्य पूर्वक परिश्रम भी करना होगा। एक आध बार फेल होंगे तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए तो बस अब जीवन में कुछ नहीं रखा है, तैयारी ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी नहीं होगा, एक दो झटका खाएंगे, उसके बाद भी यदि आप लगे रहेंगे, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो वही यहाँ कह रहे नीति की सफलता केवल विचार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता और जन स्वीकार्यता पर भी जो है वो क्या है तो निर्भर करती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, और मुझे लगता है कि जितने भी डायमेंशन इसमें होने चाहिए मैंने पूरा बढ़िया से डिटेल से कवर कराया, और थोड़ा सा समय लेकर के मैंने कराया है। तो ऐसे में अब ये प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, और इतना जितना मैंने मैटर दिया है इतना पॉइंट यदि आप लिख करके आएंगे, विश्वास मानिए कि आप जो है बहुत शानदार अंक पाएंगे। इसके बारे में तो मैंने पीछे ही चर्चा करी है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे लास्ट में ये हमारा जो है टेलीग्राम है। आप लोग की एक डिमांड रहती है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ कोई भी सूचना होती, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, तो सब कुछ यहाँ सॉर्ट आउट किया जाता है। और हमारे दो चैनल और हैं, एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं, ये वाला नंबर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।